पाक सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में पीटीआई। ताइवान का रक्षा बजट बढ़ा, चीन पर कड़ा संदेश। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जल्द खत्म हो रूस यूक्रेन युद्ध। 2026 में चुना जाएगा संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव। 2030 तक भारत से इजराइल लौटेंगे मेंशे यहूदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार पर बड़ा हमला होने वाला है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई अगले महीने सरकार के खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी करेगी, जिसमें सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। हाल के उपचुनाव में धांधली, भ्रष्टाचार, देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, जनता विरोधी कानून और आर्थिक तबाही में सरकार की भूमिका को सबूतों के साथ उजागर किया जाएगा। पीटीआई नेता असद कैसर ने बताया कि अलग अलग टीमें इस श्वेत पत्र पर काम कर रही हैं। इसमें शहबाज सरकार के कामकाज की तुलना इमरान खान के पिछले कार्यकाल से भी की जाएगी। कानूनी टीम सलमान अकरम राजा के नेतृत्व में चुनावी धांधली और खराब कानूनों पर फोकस कर रही है, जबकि तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल असलम जैसे नेता अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के हिस्से को तैयार कर रहे हैं। पीटीआई का कहना है कि हरिपुर उपचुनाव में हुई धांधली ने साबित कर दिया है कि शहबाज सरकार पूरी तरह अलोकप्रिय और नाकाम हो चुकी है। पार्टी का दावा है कि यह श्वेत पत्र जारी होने के बाद जनता को सच्चाई का पता चल जाएगा और इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन और तेज होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ताइवान और चीन से संबंधित है। ताइवान ने चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में अपनी सुरक्षा मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा है कि वे $40 बिलियन का अतिरिक्त रक्षा बजट पेश करेंगे। इस बजट में नए अमेरिकी हथियारों की खरीद की योजना भी शामिल है। उनका उद्देश्य चीन को यह संदेश देना है कि ताइवान अपनी रक्षा के लिए गंभीर है और किसी भी बल प्रयोग के लिए चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीते 5 वर्षों में चीन ने ताइवान पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ाया है और इसे अपने देश का हिस्सा बताने की कोशिश की है, लेकिन ताइवान इसे खारिज करता रहा है। लाई ने कहा है कि 2030 तक रक्षा व्यय जीडीपी के 5% तक पहुंच जाएगा। 2026 तक ताइवान का रक्षा खर्च लगभग 949.5 अरब ताइवान डॉलर यानी तकरीबन 30.25 अरब डॉलर होगा, जो 2009 के बाद पहली बार 3% की सीमा पार कर रहा है। अमेरिका के कानून के मुताबिक ताइवान को आत्मरक्षा के साधन उपलब्ध कराना जरूरी है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को $330 मिलियन के नए हथियार और लड़ाकू जेट देने की मंजूरी दी है। लाई ने कहा है कि ताइवान चीन के साथ वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उसका लोकतंत्र और स्वतंत्रता समझौता योग्य नहीं है। उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखना और शांति कायम रखना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। वे एक 28 सूत्रीय शांति योजना लेकर आए हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के कई नेता इस योजना पर शक कर रहे हैं। फिर भी ट्रंप अपनी योजना पर अड़े हुए हैं और इसे लागू कराना चाहते हैं। बुधवार को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की उनसे मिलने अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन पहले शांति समझौता कर लें। उन्होंने बताया कि बातचीत अच्छी चल रही है और प्रगति हो रही है। ट्रंप को पहले लगा था कि पुतिन से उनके अच्छे रिश्तों की वजह से यह युद्ध रोकना आसान होगा, लेकिन अब उन्हें पता चला कि यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत नफरत है। ट्रंप ने कहा कि वे पहले 8 युद्ध रोक चुके हैं। अब दोनों देश बहुत नुकसान झेल रहे हैं, खासकर सैनिकों की जान जा रही है। लोग युद्ध से थक गए हैं और शांति चाहते हैं। थैंक्सगिविंग तक समझौता होने की बात है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि उनकी कोई सख्त डेडलाइन नहीं है, बस युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, यही चाहते हैं। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए नए महासचिव चुनने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। सभी देशों से उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव 2 चरणों में होता है। पहले सुरक्षा परिषद यानी लगभग 15 देश गुप्त मतदान करते हैं, फिर महासभा के 193 देश उसे मंजूरी देते हैं। सबसे अहम भूमिका सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन
और फ्रांस की होती है। अगर इनमें से कोई एक भी वीटो कर दे तो उम्मीदवार बाहर हो जाता है। पहले कई राउंड स्ट्रॉ पोल होता है जिसमें सदस्य प्रोत्साहित, निरुत्साहित या कोई राय नहीं लिखते हैं। जब एक नाम पर सहमति बन जाती है तो सुरक्षा परिषद उसे महासभा को भेजती है और महासभा उसे चुन लेती है। परंपरा है कि महासचिव का पद हर क्षेत्र के हिसाब से बारी बारी आता है। इस बार लैटिन अमेरिका की बारी मानी जा रही है, इसलिए चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट, कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति रेबेका ग्रिंसपान और अर्जेंटीना के राजनयिक राफेल ग्रोसी जैसे नाम सबसे आगे हैं। पूरी प्रक्रिया में कई महीने लगेंगे और अंतिम फैसला 2026 के अंत तक आएगा। इसके बाद अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इजराइल से संबंधित है। इजराइल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत के मिजोरम और मणिपुर में रह रहे बेनी मेंशे यहूदी समुदाय के सभी 5,800 लोगों को इजराइल लाया जाएगा। रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि इससे इजराइल का उत्तरी इलाका मजबूत होगा। बेनी मेंशे समुदाय खुद को 2700 साल पहले खोई हुई इजरायली जनजाति मेंशे का वंशज मानता है। पहले तो ये लोग ईसाई थे, लेकिन बाद में यहूदी धर्म अपनाया और इजराइल के चीफ रब्बी ने उन्हें यहूदी मान्यता दी। अभी करीब 2500 बेनी मेंशे यहूदी इजराइल में रह रहे हैं और कई इजरायली सेना में सेवा दे रहे हैं। अब बाकी बचे सभी लोगों को 2030 तक लाया जाएगा। इनमें से 1200 लोग 2026 में ही आ जाएंगे। पूरी योजना यहूदियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूइश एजेंसी फॉर इजराइल चलाएगी, जिस पर करीब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर खर्च होंगे। जल्द ही रब्बियों का सबसे बड़ा दल भारत आएगा, जो लगभग 3000 लोगों के इंटरव्यू लेगा, जिनके करीबी रिश्तेदार पहले से ही इजराइल में हैं। उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। यहूदियों की संस्था ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है, क्योंकि इससे पूरा बेनी मेंशे समुदाय अपने ऐतिहासिक घर लौट आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।